So guys, what's up? Welcome back to the welcome back to the amazing class of C&L Law. Very good evening to all of you. Back to the amazing class of C&L Law. चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन एंड आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ फॉरेन कंपनी. चलो जी, करें स्टार्ट. यस सर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. चलो, so we start with the revision of foreign company. ठीक है सर. चलो, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब. ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन द चैनल. जो भी सारी और वीडियोस आने वाली हैं, राइटिंग प्रैक्टिस आने वाली है और एमटीपीज के वीडियोस आने वाले हैं, कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो, कोई और कुछ ऐसा प्लानर टाइप वीडियो, जो सारी चीजें आने वाली हैं वो आपको मिलती रहे. तो इसीलिए आप इसको कर लेना सब्सक्राइब. ठीक है, सितंबर 25 के लिए जो भी सारा पॉसिबल कंटेंट रहेगा दैट आई विल अपलोड ऑन द चैनल, सो यू शुड नॉट मिस इट आउट एट एनी कॉस्ट. ठीक है सर. चलो, सो वी स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. जिस चैप्टर का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अब सर, ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये क्या है? ये फॉरेन कंपनी क्या है? ये फगली क्या है? ये फॉरेन कंपनी क्या होता है? सुनो, मैं तुमको पहले बेसिक सा ना मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे सेक्शंस में चल लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है सर. एक होती है कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो कंपनी बनी होती है, यानी कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. या तो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी, उसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी, है ना? है सर, दैट इज कॉल्ड कंपनी. फिर एक हमने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता था? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं. और किसको सीजी स्पेसिफाई करेगा तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी. ठीक है, बट सर सीजी जब भी किसी को स्पेसिफाई करेगा ना, तो सीजी कभी भी कंपनी को स्पेसिफाई नहीं कर सकता. मतलब कभी भी कंपनी कैन नॉट बी आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी विल ऑलवेज बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता. सीजी अगर किसी को स्पेसिफाई करेगा वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, बट सीजी कभी भी कंपनी को स्पेसिफाई नहीं कर सकता. सेक्शन 2 क्लॉज 11 जहां डेफिनेशन लिखी गई है बॉडी कॉर्पोरेट की, वहां लिखा हुआ है सीजी कैन स्पेसिफाई एनी बॉडी कॉर्पोरेट दैट इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट. उसको हम इस एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, बट नॉट बीइंग अ कंपनी. वो कंपनी नहीं हो सकती, यानी कंपनी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है सर. बट अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात. सर, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या होती है और फॉरेन कंपनी क्या होती है? मेरे को 5 मिनट दो, मैं तुमको बहुत प्यार से समझा दूंगा. ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स और 5 मिनट बाद मैं तुमसे पूछूंगा और मेरे को बताना समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. एनी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी वो तुम्हारे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है. अरे बोलो ना हाँ सर. जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी ना, वो हमारे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है. अब फिर फॉरेन कंपनी क्या होती है? मैंने बोला एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी पर वो इंडिया में बिजनेस करती है, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ना हो, हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी. मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत क्रिस्प वे में समझो, बहुत आराम से समझो, मैं बहुत इजीली समझा दूंगा. क्या आप इतनी बात समझते हो? आप इंडिया में बैठे हो, यूएसए के अंदर कितनी सारी ऐसी कंपनीज होंगी, जो बहुत सारी कंपनीज यूएसए में बनी है, उनका इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है.
वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं है, वो हमारे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। एंड आंसर करते रहना चैट बॉक्स में, वो हमारे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। इट इज जस्ट अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हाँ, वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कवर होगा, बट वो फॉरेन कंपनी नहीं है भाई। वो फॉरेन कंपनी क्यों नहीं है सर? वो फॉरेन कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका इंडिया से कोई लेना देना है ही नहीं यार। ऐसे तो पता नहीं कितनी दसियों, सौ, हजारों कंपनी होंगी जो इंडिया के बाहर बनी हुई है, जिनका इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। बट एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया में बिजनेस भी करती है एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब यहां सेक्शन में लिखा है एंड, बट इसको पढ़ा जाता है और। कंपनी लॉ कमेटी की रिपोर्ट आई 2016 में, और 2016 में बोला गया इस एंड को एंड नहीं पढ़ना, इस एंड को और पढ़ना। सर क्यों? क्योंकि कंपनीज क्या करती थी, इंडिया के अंदर बिजनेस करती थी, बट इंडिया के अंदर क्या नहीं करती थी, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप नहीं करती थी। तो फिर इसलिए बोला गया ऐसे तो फिर कई कंपनीज ऐसी होंगी जिनकी बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, बट वो धंधा कर रही है इंडिया के अंदर, तो ऐसे तो हम बाहर की कंपनी को कभी कंप्लायंसेस में लपेट ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको बोला गया कि सुनो 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 सुनो, तुम्हारा ये जो एंड लिखा है ना तुम्हारे लिए, ये एंड नहीं है, ये और है, इसको हम और की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल ट्रीट इट एज और। तो तुम्हारा यहां पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ बिजनेस हो ना हो, डजंट मैटर। हमने सीधी सीधी सी बात बोली, अगर कोई कंपनी बाहर बनी है, इंडिया के बाहर उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, देन वी विल कॉल इट एज अ फॉरेन कंपनी। और ये जो फॉरेन कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, या तो बाय इटसेल्फ है या थ्रू एजेंट है, मतलब खुद ने कोई ऑफिस खोल दिया, कोई ब्रांच खोल दी, कोई ऑफिस खोल दिया, कोई एजेंट बिठा दिया। यानी इंडिया में अगर आपने अपना एजेंट भी बिठा दिया तो ये एजेंसी ऑफिस भी आपका एक तरीके से प्लेस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। एंड यू आर ओपनिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो हम मानेंगे यू आर अ फॉरेन कंपनी, यू आर अ फॉरेन कंपनी। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू? अब एक बात और सुनना, चाहे आपका ऑफिस इंडिया में फिजिकली है चाहे इलेक्ट्रॉनिकली है, वी विल कंसीडर यू एज अ फॉरेन कंपनी। हम आपको क्या मानेंगे? हम आपको मानेंगे फॉरेन कंपनी। वी विल ट्रीट यू एज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है? ठीक है सर। अब मेरी एक बात समझना, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, सुनो। हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको मानेंगे फॉरेन कंपनी। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर। अब एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से, कि सर एक बात बताओ, जो बाहर वाली कंपनी है वो इंडिया के अंदर ओपन कर रही है जो कंपनी, वो क्या है? जो बाहर वाली कंपनी इंडिया के अंदर ओपन कर रही है कंपनी, वो क्या है? मेरी बात सुनो, बाहर वाली जो कंपनी है अगर वो इंडिया के अंदर एक कंपनी ओपन कर देती है, बाहर वाली जो कंपनी है अगर वो इंडिया के अंदर एक कंपनी ओपन कर देती है, तो भाई ये तो फिर एक कंपनी बन गई ना, तो इस पे तो वैसे ही पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा, हाँ या ना? इस पे तो वैसे ही पूरा कंपनीज एक्ट लग जाएगा। हाँ सर। अगर बाहर वाली कंपनी ने इंडिया के अंदर क्या ओपन करा, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी प्लेस, एनी ऑफिस, वो ओपन करा, कंपनी नहीं ओपन करी। अगर उसने कंपनी, जैसे यूनिलीवर पीएलसी है, यूनिलीवर पीएलसी ने इंडिया में क्या ओपन करी? इंडिया में ओपन करी उसने एक कंपनी, तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उसने कंपनी बनाई इंडिया के अंदर, तो उस कंपनी पे तो वैसे ही पूरा कंपनीज एक्ट लग रहा है, उसके लिए हम उसको नहीं लपेट रहे। हम इसको पकड़ रहे हैं कि तूने इंडिया में क्या खोला, कोई ऑफिस खोल दिया, कोई एजेंसी खोल दी, कुछ ऐसा खोल दिया, और उसके रिस्पेक्ट में हम उस कंपनी को पकड़ रहे हैं। तो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? बाहर वाली कंपनी जब इंडिया में आके कंपनी खोल के बिजनेस करती है, तो कंपनी खोल के तो बेटा उस कंपनी पे वैसे ही कंपनीज एक्ट लग जाएगा। फिर हम इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इस चैप्टर में जो कंप्लायंसेस पढ़ रहे हैं वो ऐसी फॉरेन कंपनी पे थोप रहे हैं जो फॉरेन कंपनी इंडिया में कंपनी ओपन करके नहीं, एक प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करके बिजनेस करना चाह रही है। देन हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे कि यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, देन यू हैव टू डू कंप्लायंसेस विद द आरओसी ऑल्सो। आपको ये कॉर्पोरेट वाले कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? ये सब यहां पर लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है? हाउ विल चेक द इलेक्ट्रॉनिक मोड? कौन आ गया सर गेट पे? बीबी सर, ठीक है, वो आ गए थे, एकदम से गेट खुला तो इसीलिए। इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है? उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ये सब कुछ होगा, बट सिर्फ यही इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है? नहीं, all these things are included in the electronic mode but does not limited to। मतलब सिर्फ यही इलेक्ट्रॉनिक मोड है क्या? नहीं, और भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर कवर हो सकती हैं, ठीक है। जैसे B2B ट्रांजेक्शन इज इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आप B2B ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे अलीबाबा वगैरह हो गए, वो B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है।
B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हो, Amazon कर रहा है, डेटा इंटरचेंज की फैसिलिटी दे रहे हो, डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, Amazon प्राइम हो गया, ये सारी डिजिटल सप्लाई की ट्रांजेक्शन दे रहे हो, हम मानेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेजेंस इंडिया के अंदर है। अगर आप यहां से इंडिया से डिपॉजिट्स उठा रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि लोगों को कि हमारी डिपॉजिट्स के लिए सब्सक्राइब करो, हमारी सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्राइब करो, तो ये सब भी क्या माना जाएगा, ये सब भी आपका माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड इन इंडिया फ्रॉम पर्संस हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो इंडिया में जो बंदे हैं उनसे क्या कर रहे हो आप, सिक्योरिटीज वगैरह उठा रहे हो, हम इसको भी क्या मानेंगे, हम इसको भी इलेक्ट्रॉनिक मोड मानेंगे। फाइनेंशियल सेटलमेंट्स करा रहे हो, जैसे रिवोल्ट हो गया, पेपाल हो गया, वेस्टर्न यूनियन हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स कराते हो, या वेब बेस्ड मार्केटिंग करते हो, गूगल एड्स देना, यूट्यूब एड्स देना, ये सब आ गया आपका वेब बेस्ड मार्केटिंग में। एडवाइजरी सर्विसेज देते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस मानी जाएंगी। ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल टेली मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, टेली मार्केटिंग वो जो आपके जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं टीवी वगैरह पे आके, टेली मेडिसिन कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन डॉक्टर से आप कंसल्टेंसी ले रहे हो, तो बाहर के डॉक्टर तुमको यहाँ पे बैठ के कंसल्टेंसी दे रहे हैं, दवाइयां बता रहे हैं, ठीक है। टेली कम्यूटिंग हो गया, रिमोट एरिया से वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हो तुम, तो टेली कम्यूटिंग करवा रहे हो तुम। एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल रिसर्च, या फिर ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज बाय सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर मोबाइल ईमेल के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, कैसे भी तुम यहां पर डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहे हो, हम ये सारी चीजों को मानेंगे दैट ऑल दीज थिंग्स आर योर इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस इन द इंडिया। बट सर सिर्फ यही है नहीं, और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें हो सकती है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये मुझे लग रहा है इस बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दैट सिक्योरिटीज जिनकी ई ऑफरिंग हुई और सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग हुई आईएफएससी में, आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी, उसके अंदर अगर कोई बाहर की कंपनी आकर क्या करती है, ई ऑफरिंग कर रही है, सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग करा रही है सिक्योरिटीज का, तो फिर हम ये सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस नहीं मानेंगे। दिस इज नॉट कवर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दिस इज द वन एमसीक्यू विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर, आ सकता है, ठीक है। अब मैं आया सेक्शन नंबर 379 पे। इस चैप्टर में सेक्शंस कौन से पढ़ने हैं सर, इस चैप्टर में सेक्शंस पढ़ने हैं 379 से लेके हमको 393 ए तक, ठीक है। अब मैं पूरा तुमको रूट बता देता हूं कैसे चलता है। मैंने अभी तुम्हें समझाया, जो फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस भी कर रही है, उस फॉरेन कंपनी के ऊपर कौन से सेक्शन लगेंगे सर, उस फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन लगेंगे 379 टू 386 प्लस 379 भी नहीं, एक्चुअली 380 टू 386 प्लस 392 एंड 393। तो एक फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन कौन से लगेंगे सर, 380 से लेके 386 तक, उसके बाद 392 एंड 393, ये सेक्शंस उस फॉरेन कंपनी के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है सर, ये सेक्शंस उस फॉरेन कंपनी पे लगेंगे। बट व्हाट अबाउट 387 टू 391, व्हाट अबाउट 387 टू 391, वो नहीं लगेंगे क्या? मैंने अभी तुमको बताया था, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो इंडिया के बाहर ही धंधा करती हैं, मतलब उनका इंडिया से कोई धंधा है ही नहीं, इंडिया का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, दे आर जस्ट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी कंपनी अगर इंडिया से पैसा उठाती है तो उस पे सेक्शन लगेंगे 387 टू 391। मेरी बात को समझो, 380 से लेके 386 तक जो प्रोविजंस दिए गए ना, उसमें सब ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो फॉरेन कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करेगी, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है कि हमारी ये डिटेल्स है, अगर ऑल्ट्रेशन करोगे तो वो बताना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल्स देने होते हैं। तो भाई एक बार बताओ, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर ही बनी, उसका धंधा भी इंडिया के बाहर है, मैं उसको बोलूं हमारे आरओसी को फॉर्म फाइल कर, वो बोलेगा क्यों करूं? सीधी सी बात है, वो बोलेगा क्यों करूं, मैं क्यों करूं? क्योंकि वो बाहर वाली कंपनी जो बाहर ही बनी, उसका इंडिया से कोई ताल्लुक आती नहीं है। मैं उसे बोल रहा हूं तेरे पे 380 भी लगेगा, 381 भी लगेगा, बैलेंस शीट पीएनएल बना, वो बोलेगा क्यों, हु आर यू? मैं आपके हिसाब से बैलेंस शीट पीएनएल क्यों बनाऊं? मैं आपके आरओसी को कोई फॉर्म फाइल क्यों करूं, FC1 फाइल क्यों करूं? लॉजिकल है ना? तो वो कंपनी के ऊपर 380 से लेके 386 और 392 393 नहीं लगते, पर अगर वो कंपनी इंडिया से पैसा उठाएगी तो 387 से 391 तो उसे भी फॉलो करने पड़ेंगे। समझे? पूरा चैप्टर उस पर नहीं लग रहा, बट ऐसी कंपनी को 387 से 391 फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर ये फॉरेन कंपनी जो है, ये फॉरेन कंपनी ने जो धंधा भी कर रही है इंडिया में, इसको 380 से लेके 386 तो फॉलो करना ही है, 392 393 फॉलो करना ही है, और अगर आपने पैसा भी उठाया तो 387 से 391 भी फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 बोलता है, अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो थोड़ी थोड़ी इंडियन भी है,
अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो थोड़ी थोड़ी इंडियन भी है, तो वो वाली इंडियन फॉरेन कंपनी को, अब ये सर इंडियन फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? ऐसी फॉरेन कंपनी जो थोड़ी थोड़ी इंडियन भी है ना, ये पता है कौन सी होती है? ऐसी फॉरेन कंपनी जिनकी 50% या उससे ज्यादा कैपिटल, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस और पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस, चाहे 50% और मोर इक्विटी, चाहे 50% और मोर प्रेफरेंस, या फिर मिला के इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मिला के 50% और मोर कौन लोग होल्ड करते हैं? दे आर बीइंग हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन, वन और मोर इंडियन सिटीजन, वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और कंबाइंड देयर ऑफ, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर एक या एक से ज्यादा इंडियन सिटीजन या एक से ज्यादा कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर ये लोग मिलाकर किसी बाहर की कंपनी का 50% या उससे ज्यादा अगर होल्ड करते हैं ना, तो हम बोलेंगे वो इंडिया वाली ही फॉरेन कंपनी है, क्योंकि तेरा एक्चुअल होल्डिंग तो इंडिया में ही है, ज्यादातर तो तेरे इंडियन ही बंदे हैं। तो इन दैट केस आपकी कंपनी के ऊपर जो वो ऐसी वाली फॉरेन कंपनी होगी ना, उसके जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस होंगे, उन इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर ये चैप्टर इस रूप से लग जाएगा एज इफ इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब आपके ऊपर बाकी सारे सेक्शंस जो हैं वो भी क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। ये 387 से 391 भी तुम्हें क्या करना पड़ जाएगा? फॉलो करना पड़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? जल्दी बोलो यार। एक तो तुम ना वीडियो लाइक नहीं करते हो भाई, बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, कसम से बहुत गंदे हो। क्लियर? जल्दी बोलो। पहले टॉपिक समझ में आ गया बेसिकली, 379 तक की सारी कहानी क्लियर है। 380 के आगे मैं तुमको कंप्लायंसेस सारे बता दूंगा। क्लियर? क्लियर साल। चलो इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 380 पे। 380 बात करता है कि जैसे ही कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर क्या ओपन करेगी? प्लेस ऑफ बिजनेस। व्हेनेवर अ फॉरेन कंपनी ओपन्स द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो फिर वो फॉरेन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करोगे 30 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही आपने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करा 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को क्या करो? इंटीमेट करो। अब सर आप बोलोगे कौन सा आरओसी? तो लास्ट वाली रिवीजन वीडियो जिसने देखी होगी चैनल पे, उसमें मैंने इसमें बोला हुआ आरओसी दिल्ली, क्योंकि पहले आरओसी दिल्ली होता था, बट अभी यहां पर क्या आ गई? अमेंडमेंट आ गई। तो अभी आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं आरओसी सीआरसी को। ध्यान रखना तुम्हारा ऑफिस कहीं पर भी खुले, ये मैटर नहीं करता। मान लो तुम्हारी कोई वो फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में एक बैंगलोर में ऑफिस खोल दिया, एक चेन्नई में ऑफिस खोल दिया, एक मुंबई में ऑफिस खोल दिया, तो तुम कौन से आरओसी को फाइल करोगे? तब भी आरओसी सीआरसी को फाइल होगा। ये नहीं आरओसी सीआरसी इन गुड़गांव माने सर, तो वो आरओसी सीआरसी को ही फाइल होगा। सीआरसी मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, उसको फाइल होगा। ठीक है? इधर नहीं मुंबई को आरओसी को फाइल नहीं करना। यू हैव टू फाइल इट टू द आरओसी सीआरसी। इज इट क्लियर? हाँ सर। फिर उसके साथ ना आपको पता है क्या करना पड़ेगा? उसके साथ आपको 8 चीजें अटैच करनी है। जब आप ये फाइल करोगे ना आरओसी सीआरसी को FC1, तो FC1 के साथ आपको क्या अटैच करनी है? 8 चीजें। मैंने इन 8 चीजों का ना एक कोड बना रखा है, वो कोड है क्लियर पैड। वो कोड है क्लियर पैड। सर क्लियर पैड बोले तो मैं बताता हूं ना, रुको। वो कोड है आपका क्लियर पैड। सर व्हाट इज क्लियर पैड? क्लियर पैड का मतलब होता है, आप ऐसे याद करो, CLERPAD। अभी ऐसे याद हो जाएगा। व्हाट इज क्लियर पैड? सर C स्टैंड फॉर आपका चार्टर डॉक्यूमेंट जो होगा। जैसे हमारी कंपनी में MOA वगैरह होते हैं, तो तुम्हारा कौन सा ऐसा चार्टर डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब डिफाइन करता है, उसकी कॉपी लगाओ, सर्टिफाइड कॉपी। और अगर सर्टिफाइड, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश में लगाना। तो C स्टैंड फॉर दैट चार्टर डॉक्यूमेंट की कॉपी। L स्टैंड फॉर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी कंटेनिंग दिस बेसिक पर्टिकुलर्स, ये लगाओ। E स्टैंड फॉर, क्या तुम कभी अर्लियर ओकेजन पे भी तुमने कभी, यानी पहले भी कभी तुमने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया था, क्लोज किया था, उसकी डिटेल लगाओ। A स्टैंड फॉर, इस कंपनी को क्या करना होता है? इस कंपनी को एक ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम बताना होता है। एटलीस्ट एक से ज्यादा भी बता सकते हो, बट दैट फॉरेन कंपनी हैज टू इंटीमेट कि ये बंदा हमारा ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, हु शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। हु शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, कि अगर कुछ भी कंपनी को भेजना है तो वो चीज अगर हम किसको भेज देंगे? वो चीज अगर हम भेज देंगे ना उस ऑथोराइज्ड पर्सन को, उस ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, तो इट इज डीम्ड दैट इट इज सर्व्ड टू द कंपनी। यही बात लिखी है सेक्शन 383 में भी। तो ये ना कंपनी क्या करती है? कंपनी एक ऑथोराइज्ड बंदा बिठाती है, दैट ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, और ये हमारे बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंसेज और ये सब क्या करेगा? रिसीव करेगा। सो दैट स्टैंड्स फॉर A। ऑथोराइज्ड पर्सन की डिटेल दो, उसका नाम, एड्रेस, ये सब बताओ। हु विल बी एलिजिबल टू एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। R स्टैंड फॉर योर रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। तुम्हारा रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस क्या है वो बताओ। देन उसके बाद P स्टैंड्स फॉर कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका इंडिया में, उसकी डिटेल बताओ।
ए स्टैंड्स फॉर आपकी एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड डी स्टैंड फॉर डिक्लेरेशन कि जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और इस कंपनी ने जिस बंदे का नाम ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दिया है, ये लोग कन्विक्टेड या डिबार्ड नहीं है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ना तो इंडिया में ना इंडिया के बाहर। इनके ऊपर कभी कन्विक्शन या इनको कोई डिबार नहीं किया गया है कि आप कंपनी बना नहीं सकते या कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। इंडिया में भी डिबारमेंट नहीं होनी चाहिए, इंडिया के बाहर भी डिबारमेंट नहीं होनी चाहिए। ये 8 चीजें आपको FC1 के साथ क्या करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेंगी। सो इट इज वेरी इजी, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्लियर पैड का मतलब सर सी स्टैंड फॉर चार्टर वाला डॉक्यूमेंट हो गया, उसकी कॉपी लगा दो, अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में लगा देना। एल का मतलब लिस्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह हो गया। ई का मतलब हो गया आपका दैट इज अर्लियर ओकेजन पे अगर मान लो कि आपने कभी ऑफिस ओपन या क्लोज किया था उसकी डिटेल डाल दो। ए का मतलब हो गया जहां ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डालो, उसका नाम एड्रेस। आर का मतलब हो गया आपका कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो बताओ, और फिर उसके बाद पी का मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वो बताओ। ए का मतलब एनी अदर इंफॉर्मेशन। डी का मतलब डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दैट दे आर नॉट डीबार्ड, वो लोग डीबार्ड नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद कुछ बेसिक सी बातें बोलते हैं, आप FC1 फाइल कर देना, उसके साथ ये सारी चीजें अटैच कर देना। ठीक है, ठीक है सर। FC1 के साथ आपको क्या करना है, कॉपी लगानी है RBI अप्रूवल की। अगर किसी सेक्टोरल अप्रूवल का, किसी सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल भी लेना है, जैसे मान लो बाहर की कंपनी कोई ऐसा बिजनेस करने आ रही है जो स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड है, तो सेबी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सेक्टोरल रेगुलेटर अप्रूवल आपने लेना है तो सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल भी लो और साथ में वो भी अटैच कर दो। एंड अगर आपको ऐसा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए ना, तो फिर आप एक काम करना, आप डिक्लेरेशन लगा देना कि हमें ऐसा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। जो आपने FC1 फाइल किया था, लेटर ऑन कभी भी उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो जाता है तो FC2 फाइल होगा कितने दिन के अंदर अंदर, ऑल्टरेशन के 30 डेज के अंदर FC2 फाइल करो। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस कभी भी आप क्लोज करोगे इंडिया के अंदर, व्हेनेवर यू विल क्लोज एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो आपको ROC को इंटीमेट करना होता है कि अब हमने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज कर दिया है। एंड जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज हो जाता है ना, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज होने के बाद आप कंपनी, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती कि आप क्या करो, ROC को डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सब्जेक्ट टू वन थिंग कि तुम्हारा कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं होना चाहिए। ये पूरी ऑब्लिगेशन तब खत्म होती है जब अब तुम्हारा कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। बट अगर आपने एक प्लेस को बंद करा, अभी और प्लेस ऑफ बिजनेस तुम्हारे हैं, तो भाई उनके रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट फाइल करते रहना ROC को। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 381 पे। 381 क्या बोलता है सर? 381 बोलता है हर कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा इन सच फॉर्म एंड कंटेनिंग सच इंफॉर्मेशन जो आपको बताई जाएगी। अब वो कहां इन्होंने बताई है, रूल्स में। फिर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ROC को भेजनी है। अगर CG चाहे तो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी फॉरेन कंपनी को, बट करेगा नहीं करेगा वो सब CG की डिस्क्रिप्शन पे है। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स जो आप ये फाइल करने वाले हो ROC को, अगर ये इंग्लिश में नहीं है तो इनकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ये आपको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद जब आप ROC को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजोगे ना, तो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट आपके जो प्लेस ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया है उसकी एक लिस्ट बनाकर आपको FC3 के अंदर साथ में वो भी भेजनी पड़ती है। फिर रूल्स क्या बोलते हैं सर? रूल्स बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके बनेंगे वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेंगे। आपको साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करने पड़ेंगे जो चैप्टर 9 में बताए गए हैं कंपनीज एक्ट के। सर चैप्टर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट कौन सा होता था? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। उसमें जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके ROC को भेजते थे, वही यहां पर इनको भी अटैच करके ROC को देने हैं। अगर आपकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, जिस कंट्री के तुम हो, मान लो ये जो फॉरेन कंपनी है ये किसी बाहर की कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जर्मनी की है, तो अगर तुम जर्मनी के हो, ठीक है, और वहां पर तुम्हारी अपनी कंट्री में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तुम्हारे, तो यहां पर भी आपको वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे। यहां पर भी आप वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो। नाउ मार्क दिस पॉइंट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC को फाइल करोगे तो इसके साथ क्या क्या आपको अटैच करना है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। और इस बार वो अमेंडमेंट भी ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, FC1 वाली। वो आई नहीं अभी, मई 25 के लिए अमेंडमेंट थी वो, बट मई 25 में नहीं आई वो कि FC1 दिल्ली को फाइल होगा या ROC CRC को जाएगा, बट वो पूछ सकता है भाई, वो अभी पूछ लेगा तुमसे। वो ROC CRC वाली अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि FC1 किसको फाइल होगा, ROC CRC को, याद रखना। ठीक है, जब आप ये फाइल करोगे ROC को डॉक्यूमेंट्स, तो इसके साथ क्या अटैच करोगे, द स्टेटमेंट ऑफ RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये फॉरेन कंपनी यहां से प्रॉफिट कमा के कितना बाहर लेके गई, कितना बाहर लेके गई कितना बाहर लेके गई, फॉरेन अमतुल्ला, तो कितना बाहर लेके गई,
उसकी स्टेटमेंट दो। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट रिपैट्रिएटेड, एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, कोई भी फंड जो ट्रांसफर हुआ है उसकी स्टेटमेंट भी आपको बनानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग डिविडेंड। अब आप बोलोगे सर डिविडेंड तो इसी में आ गया ना, प्रॉफिट दिया बाहर उसकी स्टेटमेंट डाल तो दे दो, डिविडेंड आ गया ना। अरे डिविडेंड होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इस कंपनी ने जो डिविडेंड बांटा होगा बाहर, दैट इज नॉट रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो तो डिविडेंड बांटा ना। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है इंडिया में उसने 100 करोड़ कमाया, 10 करोड़ यहां इन्वेस्ट करा, अब उसमें से 90 करोड़ वो अपनी होम कंट्री लेके जा रही है, तो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलग है, डिविडेंड अलग है। तो आपको ये स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी। ये तीनों पॉइंट याद रखना, क्रिस्टल क्लियर 3 पॉइंट का आंसर होगा। आप कहानी बना बना के लिख के आओगे, वो सिर्फ आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वो आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें चाह रहा होगा कि आप ये लिख दो, ये अटैच होगा बस, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो आरओसी को कब फाइल करने हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने के अंदर अंदर। अगर मान लो कि कोई जेन्युइन रीजन था और आप फाइल नहीं कर पाए आरओसी को, तो कोई बात नहीं, आरओसी से एक्सटेंशन ले लेना, हो सकता है वो आपको एक्सटेंशन दे दे अगर जेन्युइन कॉज है तो। और कितने टाइम तक का, 3 महीने तक का वो आपको एक्सटेंशन दे सकता है। एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी, वो करेगा सीए इन प्रैक्टिस या फिर फर्म और एलएलपी ऑफ द सीए इन प्रैक्टिस। एंड चैप्टर 10 जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला है वो भी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। और एक ही और एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखना, ये क्या है, एवरी फॉरेन कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे नॉर्मल कंपनी को भी तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है एमजीटी 7 में सेक्शन 92, तो इनको भी क्या फाइल करना है, इनको भी FC4 फाइल करना है आरओसी को विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर देना, आप एनुअल रिटर्न फाइल कर देना, containing the particulars as on the last date of the financial year। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पे जो आपके पर्टिकुलर्स थे उसके हिसाब से एनुअल रिटर्न बनाओ और एनुअल रिटर्न क्या कर दो, फाइल कर दो टू द आरओसी। ठीक है सर। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 382 क्या बोलता है, ये सेक्शन को मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करके अरेंज कर रखा है, बट इसको बुक से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहां चार्ट में मैंने बना दिया तो आपको इजीली समझ में आएगा। फॉरेन कंपनी क्या करेगी सर, फॉरेन कंपनी को कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट करना पड़ेगा। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है जहां से दिखे, प्रोमिनेंट जगह पर, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा क्या, नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेंबर लायबिलिटीज लिमिटेड। ये 3 चीजें आपको लिखनी है, कहां, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। एवरी, आई एम नॉट सेइंग योर रजिस्टर्ड प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जो आपका होगा, हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर ये डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, इंग्लिश में भी और लोकल लैंग्वेज में भी, जिस जगह पर आपका ऑफिस खुला हुआ है। जैसे मान लो फॉरेन कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस उन्होंने कर्नाटका में खोल रखा है, तो वहां कन्नड़ चलती है तो कन्नड़ में लिखो। अगर आपने मुंबई में खोला हुआ है, अब यहां क्या बोलते हैं, मराठी चलती है तो मराठी में भी लिखो। तो लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑल्सो उसमें भी लिखना है एंड इंग्लिश में भी लिखना है। एंड यही 3 चीजें कंपनी को, कंपनी के बिल हेड्स, लेटर हेड, लेटर पेपर, बिजनेस लेटर, इन सब चीजों पे भी छापनी है, बट ओनली इन इंग्लिश। वहां लोकल में नहीं लिखना, सिर्फ इंग्लिश में लिखना। एंड ये जो मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी वाला केस है ना, ये वाला पॉइंट आपका प्रोस्पेक्टस में भी लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, प्रोस्पेक्टस में भी लिखा जाएगा। अब बुक में इन्होंने क्या कर रखा है, बुक में थोड़ा इन्होंने अजीबोगरीब तरीके से दे रखा है। मतलब सेक्शन कैसे है मैं बता देता हूं। सेक्शन ऐसे वो बोलता है फॉरेन कंपनी को, एक मिनट, ये रहा सेक्शन, बोलता है फॉरेन कंपनी को नेम ऑफ द कंपनी बताना है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना है इंग्लिश में एंड लोकल लैंग्वेज में। सर आपने तो 3 चीजें बताई, इसने 2 लिखी हैं। रुको, तो हर फॉरेन कंपनी को नेम ऑफ द कंपनी और कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड ये इंग्लिश में बताना है ऑन द लेटर हेड वगैरह। तो ये तो पॉइंट हो गए। फिर इन्होंने क्या करा, यहां पे लिखा मेंबर की लायबिलिटीज लिमिटेड है, इस चीज के बारे में आपको प्रोस्पेक्टस में बताना है एंड बिजनेस लेटर, बिल हेड वगैरह में बताना है इन इंग्लिश। एंड आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस जहां पर आप बिजनेस करते हो, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में बताना है। क्या यार बच्चों को घुमा रहे हो। तो मैंने ये वाला पॉइंट इसके साथ जोड़ दिया कि ए, बी और इसी के साथ तीसरी आइटम डाल लो। ये भी तो 2 जगह पे शो कर रहे थे आप, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर और ना, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर शो कर रहे थे 2 तरीके से, इंग्लिश में भी और लोकल लैंग्वेज में भी। ये चीज भी वो बोल रहा है कि आप क्या करो, इंग्लिश में भी शो करो और लोकल लैंग्वेज में भी शो करो। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट को इसके साथ जोड़ दिया। और ये वाली जो चीज थी, नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, ये इंग्लिश में तुम कहां पे लिख रहे थे, इंग्लिश में लिख रहे थे इन द लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर एंड ऑल दैट एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन। ब्रेक दे रहे हो यूट्यूब लाइव। तो ये वाले पॉइंट को हमने जोड़ दिया इसके साथ। बोलो हाँ या ना। हाँ सर।
यस और नो? यस सर। मेरे को 2 मिनट दोगे? सिर्फ सिर्फ 2 मिनट।
ओहो सर सर सर, सुनो ना, आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, आवाज आ गई आ गई। सर ये जो आपने 382 पढ़ा दिया, हम इसको पेपर में लिख के कैसे आएंगे? तो पेपर में आपको ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो। सिर्फ इस चीज पे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो एमसीक्यू आ जाता है कि आपको एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर क्या क्या शो करना पड़ेगा, तो फिर वहां पे 3 चीजें आएंगी, नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, एंड साथ में आपको लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज ऑल्सो लिमिटेड, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर एमसीक्यू में आता है तो फिर वो ऐसा ऑप्शन बना के देगा, उसके अकॉर्डिंगली लिख लेना। अगर वो थ्योरेटिकली बोलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम उसको सेक्शन वाइज लिख के दे दोगे तो भी बेटर है, क्योंकि इनको थोड़ा सा आंसर वैसा चाहिए होता है, सेक्शन वाइज क्या लिखा हुआ है, तो वैसे लिख के दे दो। ठीक है, तो वैसे भी लिख के दे सकते हो, यस और नो, यस सर। ठीक है सर। 383 क्या बोलता है, ये मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। 383 ये बोलता है कि कोई भी नोटिस डॉक्यूमेंट जो सर्व किया जाएगा टू द पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 380, जिसका नाम हमने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की तरह दिया था, तो जो भी नोटिस डॉक्यूमेंट हम उस बंदे को सर्व करेंगे ना, माना जाएगा दैट इट इज सफिशिएंटली सर्व टू द फॉरेन कंपनी। अब चाहे आप उसके प्लेस पे छोड़ के आ जाओ, चाहे आप उसको पोस्ट से भेज दो, या चाहे आप उसको ई मोड से भेजो, जैसे भी भेजो, अगर उस बंदे को सर्व हो गया तो हम मान लेंगे फॉरेन कंपनी को सर्व हो गया। हम मान लेंगे फॉरेन कंपनी को सर्व हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। फिर 384 बोलता है और कौन से एप्लीकेबल सेक्शंस फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेंगे। सेक्शन 71 एज इट इज लग जाएगा, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न, सेक्शन 135 सीएसआर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस के बेसिस पे ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट वाला भी लगेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको इंडिया में रखने हैं प्लेस ऑफ बिजनेस पे, प्लेस ऑफ बिजनेस पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाला एज इट इज लगेगा। इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला भी चैप्टर जो आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर 386 बात करता है बेसिकली 3 डेफिनेशंस के बारे में, 385 है ही नहीं। 386 3 इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात करता है। पहला, जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस वर्ड बोल रहे हो ना, इस प्लेस ऑफ बिजनेस में आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी क्या होगा, शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी इंक्लूड होगा। ठीक है सर। तो अगर तुमने यहां पे शेयर ट्रांसफर ऑफिस खोल दिया, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोल दिया, तो भैया वो भी पता है क्या माना जाता है, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। डायरेक्टर के अंदर आपका ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, वो भी डायरेक्टर माना जाएगा। यानी कोई बंदा है जिसके इशारों पे पूरी फॉरेन कंपनी नाच रही है, तो ऐसा बंदा भी डायरेक्टर माना जाएगा। एंड व्हाट इज दिस सर्टिफाइड ट्रांसलेशन? हम बार बार अलग अलग जगह सेक्शन में पढ़ के आ रहे हैं, अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन फाइल करो, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन फाइल करो। व्हाट इज दिस सर्टिफाइड ट्रांसलेशन? सर्टिफाइड ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रू और करेक्ट ट्रांसलेशन, बट सर इसको सर्टिफाई करेगा कौन? तो चेक करो कि ट्रांसलेशन हुआ कहां है। अगर ट्रांसलेशन इंडिया के अंदर हुआ है तो एडवोकेट या प्लीडर हु इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के सामने अपीयर हो सकता है वो सर्टिफाई कर सकता है, वो वाला एडवोकेट। या फिर एक ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन से एफिडेविट ले लो जिस कॉम्पिटेंट पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए दोनों लैंग्वेजेस की, उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए और जिस फॉरेन लैंग्वेज से कन्वर्ट हो रहा है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ आरओसी। आरओसी के ओपिनियन में बंदे को दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो बंदा एफिडेविट इशू कर देगा, हाँ आई हियर बाय सोलेमनली डिक्लेयर दैट एवरीथिंग व्हाट हैज बीन गिवन और व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड बेस्ट टू माय नॉलेज। तो अगर वो ऐसा एफिडेविट लिख के दे देता है तो भी हम मान लेंगे सर्टिफाइड। पर अगर ट्रांसलेशन इंडिया के बाहर हुई है तो फिर कौन सर्टिफाई करेगा? ऑफिशियल, यानी बाहर का वो ऑफिसर जिसके पास ओरिजिनल कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट था वो सर्टिफाई कर दे, या फिर उस कंट्री के नोटरी ऑफिसर से सर्टिफाई करा लेना। एंड 392 क्या बोलता है? अगर फॉरेन कंपनी ने ये प्रोविजन कॉन्ट्रावीन करे इस चैप्टर के तो फॉरेन कंपनी पे फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख। कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए 50,000 रुपए पर डे का फाइन है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख। सर आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? कंपनी के ऊपर मैक्सिमम फाइन कम है और ऑफिसर के ऊपर मैक्सिमम फाइन ज्यादा है। हाँ, ये सेक्शन थोड़ा सा उल्टा है, वरना जनरली आप देखते हो कंपनी के ऊपर का जो मैक्सिमम फाइन होता है वो ज्यादा होता है, ऑफिसर का मैक्सिमम फाइन कम होता है, बट यहां ऐसा नहीं है। देन 393 आया। 393 ने बोला नॉन कंप्लायंस नॉट टू अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोलता है? अगर मान लो इस फॉरेन कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस करा, कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी है, तो फॉरेन कंपनी किसी दूसरे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी है ना, फॉरेन कंपनी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएगी।
पर सर वो हमारे अगेंस्ट ले सकता है, मतलब वो फॉरेन कंपनी के अगेंस्ट ले सकता है। यस, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकता है टिल द टाइम जब तक आप कंप्लायंस में नहीं आ जाते। जैसे ही आप कंप्लायंस में आओगे आपको ये असुरी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, बट जब तक आपका कंप्लायंस नहीं चल रहा, फॉर द टाइम बीइंग ये फॉरेन कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, सामने वाले के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाएगी। यू कैन नॉट स्यू। एंड 393A बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेन कंपनी या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को इस चैप्टर के प्रोविजन से क्या दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, एग्जम्पशन दे सकता है। बट उस नोटिफिकेशन की कॉपी आपको बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। दिस इज योर फॉरेन कंपनी वाले प्रोविजन। अब इसके बाद आप आ जाते हो 387 पे। 387 ऑनवर्ड्स, 387, 388, 389, 390 एंड 391 ये वाले जो क्या बोलते हैं अपने सेक्शंस हैं, ये कब एप्लीकेबल होंगे? मैंने बोला था चाहे ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में कोई धंधा भी ना हो, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, और वो भी अगर इंडिया से पैसा उठाएगी तो उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। और फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया हुआ है, अगर उसे भी पैसे उठाने हैं तो उसे भी ये फॉलो करने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब सुनना जरा ये क्या बोलता है सेक्शन। सबसे पहले ये बात करता है, और ये सेक्शन 4-5 सेक्शन पढ़ने के लिए ना, अगर आप प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ के बैठे हो तो ये आपको वैसे ही आ जाएंगे। सेक्शन 26 रिवाइज कर लो प्रोस्पेक्टस का, काफी सारी चीजें वही वाली सेम है। ठीक है, और आपका एक्सपर्ट स्टेटमेंट वाला टॉपिक हो गया, वो हो ही जाएगा रिवाइज 26 के सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है, वो कवर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, 34, 35, 36 सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड ऑल दैट, वो वाले प्रोविजन रिवाइज कर लो। और एक प्रोस्पेक्टस चैप्टर का जो जीडीआर वाला टॉपिक है, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट का, सेक्शन 41 जीडीआर वाला, मैं बोलूंगा ये 5 सेक्शन से पहले एक बार वो देख लो। अगर वो कर रखा है ना, आपको ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। लिटरली इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, 387 क्या बोलता है सर, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फॉरेन कंपनी मतलब यहां मैं फॉरेन कंपनी गलत बोल रहा हूं, यहां पे क्या बोलना चाहिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक बात समझाने की कोशिश करूं, समझ पाओगे क्या मैं बोलूं? फॉरेन कंपनी है तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही। यस सर, फॉरेन कंपनी है तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही। जैसे बाहर की कोई भी अब्बा डब्बा जब्बा कंपनी जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो फॉरेन कंपनी नहीं है। पर जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल आईएनसी, वो है तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पर इंडिया में बिजनेस भी कर रही है ऑफिस खोल के, तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या बन गई, फॉरेन कंपनी। बट बेटा एप्पल आईएनसी भी है तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, है तो वो भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही, बाय डिफॉल्ट नेचर तो वो कंपनी बाहर वाली ही है। हाँ सर, तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जब इंडिया में क्या इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो प्रोस्पेक्टस जो होगा आपका, उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखे होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। इस चैप्टर के ना बड़े सेलेक्टिव से क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, जिनमें से एक ही है कि क्या क्या प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना पड़ेगा। पहला, आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। अगेन वही तुम्हारे वहां का एमओए एओए जो भी होगा वो बताओ तुम क्या है, किस एनैक्टमेंट के अंदर यानी किस लॉ के अंतर्गत आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां पे, वो बताओ। एड्रेस बताओ, इंडिया में एड्रेस बताओ, कहां किस जगह पर तुम्हारा वो एनैक्टमेंट और वो इंस्ट्रूमेंट को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंडियन एड्रेस बताओ उस चीज का। डेट और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताओ, एंड वेदर यू आर हैविंग एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। तो अब आप यहीं से देख लो कितना क्लियरली इन्होंने ये चीज और क्लैरिफाई कर दी कि ये किसके बारे में बातें हो रही हैं, ऐसी कंपनी के हम पूछ रहे हैं कि तेरा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, तो ये भी बताओ आप। ठीक है सर। फिर जो सेक्शन 26 के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर मैटर्स लिखे होते थे वो सारे आपको यहां पर क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। प्रोवाइडेड अगर कंपनी को बिजनेस कमेंस किए 2 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपको ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 चीजें पूरी करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स। राइट सर। कोई भी प्रोस्पेक्टस के अंदर ऐसी कंडीशन मत डालना जिससे इस सेक्शन का कंप्लायंस वेव ऑफ हो जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन डाली तो हम उसको वॉइड मानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस अटैच कर देना। एंड आप ये ध्यान रखना कि आपका इशू सेक्शन 388 को कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए। सर 388 क्या है? 388 इज बेसिकली एक्सपर्ट स्टेटमेंट। 388 इज बेसिकली एक्सपर्ट स्टेटमेंट। एक्सपर्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए आपकी? जो एक्सपर्ट स्टेटमेंट वाले प्रोविजन थे ना, वो इन्होंने यहां सेक्शन 388 में दिए हैं, तो उसको फॉलो करते हुए चलना, उसको वायलेट नहीं करना है। और अगर आप अंडर राइटिंग वाले केस में यानी अंडर राइटर को शेयर दे रहे हो, देन इन दैट केस आपको यहां पर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 ये नहीं अप्लाई होंगे। सेम टॉपिक आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर में दिया हुआ है। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर हो रही है सिक्योरिटीज, तो आपको ये प्रोस्पेक्टस वगैरह ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, 387 वाला ड्रामा।
ठीक है। एंड अगर यूनिफॉर्म बेसिस पे, जिस बेसिस पे पहले आपने सिक्योरिटीज इशू की थी उसी बेसिस पे आप अब सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तो आपको ये 387 वाले प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड 387 किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन किसी लॉ में कोई लाइबिलिटी एक्वायर करता है तो वो लाइबिलिटी पर ना तो डिमिनिश करता है उसको, ना लिमिट लगाता है। 387 कहीं से भी, 387 कहीं से भी कोई लाइबिलिटी अगर किसी पर्सन के ऊपर आ रही है दैट यू हैव टू डू दिस, तो उस पर ना तो लिमिट लगाएगा 387, ना ही उसको कम कर देगा। दिस कैन नॉट बी डन। फिर 388 बोलता है सेम कहानी जो आपने सेक्शन 26 में पढ़ी थी प्रोस्पेक्टस वाली, प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द एक्सपर्ट स्टेटमेंट शैल नॉट बी इशूड इफ, एक प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट स्टेटमेंट को डाल के आप तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक एक्सपर्ट ने उसको इशू करने की कंसेंट ना दी हो। एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी होनी चाहिए कि हाँ मैं जो कंसेंट दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरी ये स्टेटमेंट है, लिख के और फिर प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, फिर करना। उसने अपनी कंसेंट नहीं विड्रॉ की होनी चाहिए। आरओसी को जब प्रोस्पेक्टस की कॉपी गई थी, अभी बताऊंगा, अभी आएगा 389 में कि आपको प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी से रजिस्टर करानी पड़ती है। तो जब आरओसी को प्रोस्पेक्टस की कॉपी गई थी, आरओसी को कॉपी जाने से पहले उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया था। एंड स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन कंसेंट एंड नॉट विड्रॉन इट डू नॉट अपीयर इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी आप क्या कर देना, प्रोस्पेक्टस में लिख देना कि उस बंदे ने कंसेंट दी थी और उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की है। दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट स्टेटमेंट एंड इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। और जो ये स्टेटमेंट है, अगर आपने ये किसी रिपोर्ट में, मेमोरेंडम में डाली हुई है या फिर रेफरेंस डाल दी है, तो हम मान लेंगे दैट इट इज डीम्ड इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, that it is deemed included in the prospectus. Next very important section for the coming attempt, registration of the prospectus. और ये भी मुझे ऐसा गट फीलिंग है, ये पूछ सकते हैं कि जब आप प्रोस्पेक्टस आरओसी को भेजोगे, बताऊंगा क्या पूछ सकते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टस आरओसी को भेजोगे तो पब्लिक को इशू करने से पहले आपको आरओसी को भेजना पड़ेगा, आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ये आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा और इसको सर्टिफाई कौन करेगा, चेयरपर्सन एंड any two directors approved by the managing body. Sir, why managing body is written? क्योंकि बेटा उस फॉरेन कंपनी में क्या बोलते होंगे हमें क्या पता, तो हमारे लॉ में लिख दिया मैनेजिंग बॉडी। जो भी तुम्हारी कंपनी की मैनेजिंग बॉडी होगी उसके कोई 2 डायरेक्टर, जैसे हमारे यहां पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, तो उनके वहां पे जो भी बोलते होंगे उसमें से 2 डायरेक्टर। अब यहां सुनना, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड विद द प्रोस्पेक्टस। सर ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था। वहां मैंने ये पढ़ाया था प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा रहेगा। Here I am saying प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट। यहां मैं बोल रहा हूं प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच क्या होगा, तो आप ध्यान रखना, जब फॉरेन कंपनी, फॉरेन नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से पैसा उठाएगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो प्रोस्पेक्टस पहले आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जब रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, तो आपको पहले कुछ चीजें अटैच करके क्या करनी पड़ेंगी, साथ में भेजनी पड़ेंगी। तो आप ये ध्यान रखना, यूपी से कैमरा आएगा वो अटैच होगा, यूपी का कैमरा अटैच कर देना, यूपी कैम। यूपी कैम बोले तो सर पहला कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कंसेंट अटैच करो साथ में प्रोस्पेक्टस के। दूसरा, अपॉइंटमेंट हुई एमडी की, मैनेजर की, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसकी कॉपी। अगर कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विच इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसकी कॉपी अटैच करो। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट अगर तुमने कर रखा है उसकी कॉपी अटैच करो। एंड पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच करो। सर ये पावर ऑफ अटॉर्नी किस चीज की है, ये यहां पर 2 डायरेक्टर्स को बोला था कि तुम साइन करो, पर अगर डायरेक्टर ने आगे कोई ड्यूली ऑथोराइज्ड अटॉर्नी रखा हुआ है कि तू साइन करेगा मेरे बिहाफ पे, तो उसके साथ जो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन हुई होगी उसकी कॉपी अटैच करो। तो आपको यहां पर ये यूपी कैम अटैच करना होगा अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद 391 बोलता है सेक्शन 34, 35, 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे और इशू ऑफ आईडीआर पे क्या होगा, अप्लाई होगा। एंड वाइंडिंग अप प्रोविजन भी आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस बंद करेगी अपना, तो उसको वाइंडिंग अप प्रोविजन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। राइट, जल्दी से बोलो, डन डन डन। एक लास्ट टॉपिक और बचा बस, इंडियन डिपॉजिट रिसिट, उसके बाद ये छुटकू चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, क्लियर सर। अब सुनना, जैसे मैंने आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर में सेक्शन 41 पढ़ाया था जीडीआर, मैं एक बार जीडीआर भी रिवाइज करा देता हूं। जीडीआर में क्या होता था, हमारी कंपनी, इंडिया की कंपनी बाहर इशू करना चाहती है, तो बाहर शेयर तो इशू नहीं होंगे, तो इंडियन कंपनी क्या करती थी, अपने शेयर्स लेकर अपने बैंक के पास जाती थी। किसके पास जाती थी, अपने बैंक के पास जाती थी, उनको बोलती थी तुम इसको अंडरलाइन की तरह पे रख लो। फिर जब यहां, और जो हमारे वाला बैंक है हमारे लिए होता था डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, उसको हम जाके बोलते थे ले रख ले।
हम इन्फॉर्म करवाते थे ओवरसीज डिपॉजिटरी को, ओवरसीज डिपॉजिटरी को, यस प्रीति, ओवरसीज डिपॉजिटरी को। तो जब हम इन्फॉर्म कराते थे ओवरसीज डिपॉजिटरी को, व्हाई आई एम कॉलिंग ओवरसीज डिपॉजिटरी, क्योंकि वो बाहर का डिपॉजिटरी है, हमारी कंट्री से बाहर का है, तो हम ओवरसीज डिपॉजिटरी से कांटेक्ट कराते थे और फिर वो उस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर को उस शेयर के बदले जो इंडिया में डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास पड़े हैं उन शेयर के रिस्पेक्ट में वहां पर डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर देता था। यस और नो? यस सर। बट अगर मैं बात करूं उल्टी कहानी की, सब कुछ एकदम उल्टा रिवर्स कर दो, एकदम 360 डिग्री रिवर्स मार दो इसको। सर कैसे? बिल्कुल 360 डिग्री रिवर्स। बाहर की कंपनी अब इंडिया में इशू करना चाहती है तो वो इशू करेगी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। ओ अच्छा, बाहर की कंपनी अपनी कंट्री के बैंक के पास जाएगी, जैसे हम अपने बैंक के पास गए थे ऐसे वो कंपनी अपनी कंट्री के बैंक के पास जाएगी, तो उसका बैंक हमारे लिए क्या हो गया? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। फिर उधर का जो बैंक होगा वो उसके पास शेयर रख लेगा कस्टडी में और हमारे डिपॉजिटरी को बोलेगा कि इंडियन इन्वेस्टर को आईडीआर इशू करो। तो हमारे लिए हमारा डिपॉजिटरी कौन है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। तो थोड़ी सी पोजीशन स्विच हो गई। जीडीआर में होता था इंडियन कंपनी विल गो टू डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक विल कॉन्टैक्ट टू द ओवरसीज डिपॉजिटरी, ओवरसीज डिपॉजिटरी विल इशू द डिपॉजिटरी रिसिट टू द ओवरसीज इन्वेस्टर। यहां सिचुएशन थोड़ी उल्टी है। क्या उल्टी है? The foreign that incorporated company which is incorporated outside India that will go to overseas bank, overseas custodian bank, क्योंकि वो अपने बैंक के पास जाएगी, मेरे लिए वो ओवरसीज है। ओवरसीज कस्टोडियन बैंक कॉन्टैक्ट करेगा डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास एंड देन हाउ in that way the depository receipt are issued to Indian investors. This is how it is being issued. Is it clear to you? Yes sir. अब इसके आगे का जो अगला पेज है ना, पूरा फालतू का पेज दे रखा है। 391 के अंदर बुक में इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं बेफिजूल की, मैं तुम्हें बता देता हूं, बट मैंने उसकी नोटिंग थोड़ी सी उधर कर दी है। मैं बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। सीजी अगर चाहे तो रूल बना सकती है। अब देखो, पता है मैं क्यों बोल रहा हूं फालतू? इन्होंने रूल नहीं बताया तुमको, रूल नहीं पढ़ने, ये बता रहे इस मैटर पे रूल बन सकता है। अरे बन सकता है तो हम क्या करें? रूल बताते, हम रूल पढ़ते, वो तो समझ में भी आता। अब एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ सीजी आईडीआर से रिलेटेड किन किन मैटर पे रूल बना सकता है, तो भाई ये बड़ा गंदा क्वेश्चन होगा पेपर में अगर आया तो। आई एक्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं वैसे, बट यू नेवर नो। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीएआई। ठीक है, हमेशा एक्सपेक्ट करो अनएक्सपेक्टेड, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, राइट? तो इसीलिए पढ़ के तो सब जाना। सीजी किस किस मैटर पे रूल बना सकता है? आईडीआर ऑफर कैसे होगा, आईडीआर का जो लेटर ऑफ ऑफर जाएगा, प्रोस्पेक्टस जाएगा, उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर आएंगे, आईडीआर को कैसे डील करेगा डिपॉजिटरी मोड में, कस्टोडियन अंडरराइटर कैसे डील करेंगे इसको, इसका ट्रांसफर ट्रांसमिशन कैसे होगा, इन चीजों पे रूल बना सकता है सीजी। वाओ। सेकंड पॉइंट, जब आप आईडीआर इशू करोगे तो आपको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, ये दोनों चीजें भी क्या करनी पड़ेंगी? कंप्लाई करनी पड़ेंगी। सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, ये दोनों चीजें भी आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी। एंड सेक्शन 234 मर्जर की बात करता है, तो ये बोलता है अगर मान लो एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है, तो जो इस कंपनी में, इस कंपनीज एक्ट में कंपनी बनी, यानी बेसिकली कंपनी 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी, एंड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेन जुरिस्डिक्शन, इन दोनों के बीच में मर्जर हो सकता है? हाँ, मर्जर हो सकता है। उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो चैप्टर होता है, अब ये तुम्हें याद नहीं रखना इतना, चैप्टर 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज तुमको ये पता रहेगी, जब मर्जर अमालगमेशन होते हैं तो अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि परचेज कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। तो जो कंपनी ने सामने वाली कंपनी को मर्ज कराया अपने साथ, अब ये परचेज कंसिडरेशन देगी उसको। तो परचेज कंसिडरेशन हम किस फॉर्म में दे सकते हैं? हम कैश फॉर्म में भी दे सकते हैं, हम शेयर फॉर्म में भी परचेज कंसिडरेशन सेटल करते हैं। हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। सर हाँ, हम परचेज कंसिडरेशन जब सेटल करते हैं तो कैश में भी सेटल करते हैं और हम परचेज कंसिडरेशन को शेयर की फॉर्म में भी सेटल करते हैं। तो ऐसी जब ये बाहर वाली कंपनी और या भारतीय कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो इन दैट केस जो परचेज कंसिडरेशन सेटल होगा ना, वो कैश में भी हो सकता है, और क्योंकि बाहर वाली कंपनी है तो वो यहां शेयर थोड़ी इशू करेगी, फिर वो यहां क्या इशू करेगी? डिपॉजिटरी रिसिट। तो ये पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आपको एक तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का, और दूसरा जब वो परचेज कंसिडरेशन की सेटलमेंट करोगे तो कैश में भी सेटल हो सकता है, या फिर वो डिपॉजिटरी रिसिट भी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। एंड फॉर द अबव सेक्शन, इस सेक्शन के लिए आपका फॉरेन कंपनी वर्ड का मतलब क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन आई विल से द फॉरेन कंपनी का मतलब इज any company
or any body corporate which is incorporated outside India having a place of business in India or not, चाहे उसका इंडिया में place of business हो या ना हो। यहां पर हम इसके लिए ये मीनिंग लेंगे for the word foreign company. Is it clear to you? Yes sir. And by this we have completed the beautiful small but important chapter of foreign company. Foreign company. Right? राइट सर। इसके क्वेश्चंस मैं इंटेंशनली नहीं करा रहा हूं इस वीडियो में। वाई सो? आप एक काम करना जो राइटिंग प्रैक्टिस वाली वीडियो है ना इसकी, वो एक बार देखना, क्योंकि फॉरेन कंपनी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा अटपटी चीजें हैं। फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटी चीजें हैं, इधर गिने चुने क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो 380 से आ जाएगा, 381 से आ जाएगा, बट केस बेस्ड क्वेश्चन मैं बताता हूं कहां से आते हैं। वो क्वेश्चन आते हैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशंस पूछेगा। जैसे आपका क्वेश्चन आया था इन जनवरी 25, 4 पॉइंट दे देगा और 4 पॉइंट देके पूछेगा बताओ ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है। एंड इसमें फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमंगस्ट all the sections and all the provisions. The super important topic is foreign company की definition. क्योंकि आप देखोगे आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा ना, you will see number of questions will be from the definition of foreign company. अभी लास्ट जनवरी 25 में भी आया था जहां पे फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन पूछ रहा था बताओ ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं है। तो उसके लिए I'll explain you इन द राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल। और इन्होंने ना एक क्वेश्चन में गड़बड़ भी की हुई है। जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर उन्होंने जो दिया है एज सच वो एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है, लॉजिकली वो आंसर गलत है, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है तो फिर हम वो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ली थी क्या बोलते हैं ये चैप्टर की, फॉरेन कंपनी वाले की, अगर वो देखना चाहो पूरी वो देखना, मैं तो बोलूंगा देखना भाई, दैट इज एक्चुअली रेलेवेंट। तुमको समझ में आएगा एक तो आंसर को कैसे लिखना है, और वो क्वेश्चन भी उधर डिस्कस्ड है। या फिर जो अभी लूंगा फॉरेन कंपनी वाले, उसमें भी मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस जो है एक दो वो डिस्कस करने वाला हूं, और जो पुराने वाले सारे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं उसके अंदर लगा के रखूंगा। तो अभी नए वाली वीडियो देख लोगे, बस उसमें फर्क ये पुराने वाली वीडियो में मैं लिखवा के करा भी रहा हूं तो उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू सी। अगर सिर्फ देखना है तो नए वाला सेशन देखना, फिर नए वाले में मैं वो पुरानी वाली पीडीएफ लगा के उसमें से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और मैं बाकी चैप्टर के भी कर ही रहा हूं पुरानी वाली पीडीएफ लगा के कि इस चैप्टर के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इस क्वेश्चन के अंदर ये है, ठीक है। एंड मैंने बोला भी था, मैंने कल टेलीग्राम में भी नोट डाला था कि क्या बोलते हैं जिन्होंने बच्चों ने May 25 वाली राइटिंग प्रैक्टिस पूरी अटेंड की थी एंड नाउ दे आर अपीयरिंग अगेन, और वो लोग अभी वाला क्या कर, फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब हम वो वाली राइटिंग प्रैक्टिस देखें ये वाली देखें। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने वो वाली देखी है ना, वेल एंड गुड, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट ऑन द यूट्यूब इन विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग। मैं आपको बता दूंगा कि जो पुराने वाली राइटिंग प्रैक्टिस आपने अटेंड की थी वो करके उसके बाद इस बार वाले में कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन देख लेना, बस टाइम स्टैम्प मार्क कर दूंगा तो और इजी हो जाएगा। सीधा क्लिक करना, वो वाला क्वेश्चन देख लेना, काम खत्म। बाकी इधर उधर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है अभी वाले लेक्चर में। जो पहले वाला अटेंड करके बैठे हैं, जिन्होंने अभी वाले अटेंड करे, मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूं पुराने वाले जितने क्वेश्चंस थे मैं उनको कवर कर दे रहा हूं। डिफिकल्ट वाले लिखवा के नहीं भी कर रहा तो मैं उसको डिस्कस करके तो कर ही ले रहा हूं, और जो बहुत ही सिंपल थे वो आप खुद भी कर सकते हो। वो आपको पीडीएफ सारी May 25 वाली भी और अभी September 25 वाली भी सारी पीडीएफ टेलीग्राम में है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ निकालोगे ना और एक बार स्किप कर करके भी लेक्चर देख लोगे तो भी तुमको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखना है, तो तुम उसमें बिल्कुल नहीं फंसने वाले हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दिया करो। मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी बोला हुआ है, मैंने कल ही वॉइस नोट डाला था शायद इस चीज का कि आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। तो उसमें कंफ्यूज ना होना कि आपको क्या करना है सर, ये वाले भी अटेंड करें वो वाले भी अटेंड करें, डबल टाइम लगाएं। इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो मेरे को भी पता है इतना टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं वो टाइम को रिड्यूस कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कन्वीनियंट कर दूंगा, तुमको टेंशन ही नहीं आएगी वो, ठीक है। ठीक है सर, इज इट क्लियर टू यू? यस सर, डन 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 सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छे बच्चों की तरह कमेंट करके जाएंगे, जो कि हम अच्छे हैं नहीं वैसे, बट चलो ठीक है, अभी मैं बोल देता हूं तो तुम देख लेना, राइट। एंड वेरी ब्यूटीफुली वी हैव completed this chapter. You just have to share this video with all your friends. सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और अपन मिलेंगे कल नई रिवीजन के अंदर, राइट। कल रिवाइज करेंगे फेमा, ठीक है सर। चलो, सो सी यू टुमारो फॉर द रिवीजन ऑफ फेमा। क्लास अभी मैं शेड्यूल कर दूंगा। सी यू टुमारो लाइव इन द इवनिंग। Till then, take care. Ta-ta. Bye-bye. Keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Ta-ta.